स्टूडेंट्स, मेरा नाम चक्की सहरवाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल टीएनटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर 3 है, ठीक है ना। और इस लेक्चर में कुछ पढ़ने वाले हैं खास, जो कि बहुत ही मोस्ट चीज़ है। यहाँ तो है ही, अगर आगे कंपटीशन वगैरह के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत ही मोस्ट चीज़ है ये, ठीक है ना। तो इसलिए आज का लेक्चर तो बिल्कुल भी ना छोड़ें, ठीक, बढ़िया बने रहें लास्ट तक। चलिए, आज का टॉपिक है एसआई पद्धति के मूल मात्रकों और पूरक मात्रकों की परिभाषाएं, ठीक है ना। जो हमारे मूल राशि थे, यानी जो हमारी मूल राशियां थी, उनके मात्रकों को ही हम लोग मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है ना। समझ आ रही बात। तो अब हमें यहाँ पे आज ये देखना है कि जैसे जो मात्रक बने हैं वो क्या है, कैसे बनाए गए हैं, ठीक है ना। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि मात्रक क्या होते हैं, ठीक है ना। अब हमें ये पढ़ना है कि आखिर ये बने कैसे हैं, ठीक, कैसे इनको माना गया है। समझ आ रही बात। तो सबसे पहले अपन एक एक करके पढ़ते जाएंगे। सबसे पहला मात्रक है अपना मीटर, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन मीटर को डिस्क्राइब करेंगे कि आखिर मीटर क्या है, ठीक है ना। और कब हम किसी भी चीज को एक मीटर बोलेंगे, समझ आ रही बात। तो बेसिकली देखा जाए तो जो मीटर है वो यह लंबाई का मात्रक है। पहले चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि मीटर किसका मात्रक है। मीटर लंबाई का मात्रक है, ठीक। जो मीटर का संकेत है वो स्मॉल एम है। क्या है? मीटर का संकेत स्मॉल एम है। तो हम देखेंगे कि आखिर मीटर की परिभाषा क्या होती है, ठीक है ना। तो हम क्या देखेंगे, प्रकाश द्वारा इतने सेकंड में, मतलब ये कि एक सेकंड का इतना भाग, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, 29,92,92,458 सेकंड में निर्वात में चली गई दूरी को 1 मीटर कहते हैं। मतलब सीधी बात यह है कि अगर प्रकाश 1 सेकंड में के इतने भाग में, ठीक है ना, मतलब इतने सेकंड में, 1/इतने सेकंड में, ठीक है ना, दूरी तय कर लेता है, तो जो दूरी तय की जाएगी, मतलब इतने सेकंड में, सीधी बात ऐसे याद रखो कि इतने सेकंड में जो दूरी तय की जाएगी प्रकाश के द्वारा, वो क्या कहलाएगा, हमारा 1 मीटर कहलाएगा। समझ आ रही बात। कितना कहलाएगा, 1 मीटर कहलाएगा, मतलब इतने सेकंड में, ठीक है ना। समझ आ रही बात, ठीक है। तो ये होता है इसका मेन कंसेप्ट। समझ आ रही बात। इसके बाद आता है किलोग्राम, कि आखिर किलोग्राम क्या होता है, ये किसका मात्रक होता है, इसे का मतलब इसका संकेत क्या है, ठीक है ना। तो चलिए हम बात करते हैं किलोग्राम की। तो जहां तक हम जानते हैं कि किलोग्राम एक द्रव्यमान का मात्रक होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका जो संकेत होता है वो केजी होता है। क्या होता है? केजी होता है। अब यहाँ पर ये बात आती है कि ये बनता कैसे, हम कितने वजन को 1 किलोग्राम कहते हैं, मतलब ऐसे का स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है ना। तो देखो, एक जगह है सेब्रस। क्या है? एक जगह है सेब्रस, जो कि है कहाँ पे, फ्रांस के पेरिस में है। फ्रांस में, मतलब फ्रांस में पेरिस के निकट, मतलब पेरिस के पास में ही है या पास में ही है। फ्रांस में पेरिस के निकट सेब्रस नामक स्थान पर मापतौल के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो में सुरक्षित रखे प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बने बेलन के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहते हैं। सीधी सीधी बात क्या है, हम बता दें आपको। बात यह है
कि एक प्लेटिनम और इरिडियम का एक मिश्रण, धातु का एक मिश्रित टुकड़ा है, छोटा सा ऐसा है, वो कुछ ऐसा है, ऐसा बेलन के आकार का है, बेलन के आकार का एक टुकड़ा है। और ये कहाँ पर रखा है, जहाँ जो मापतौल ब्यूरो है, मापतौल ब्यूरो है अंतरराष्ट्रीय, जहाँ पे पूरे विश्व के मापतौलों के बारे में डिस्कस किया जाता है, ठीक है ना। तो जो मापतौल ब्यूरो है, वहां पर एक इरिडियम और प्लेटिनम की मिश्र धातु का एक टुकड़ा रखा हुआ है। तो उसका इतना वजन है, लगभग, ठीक है ना। और उसके वजन को ही हमने 1 किलोग्राम कह दिया है। समझ आ रही बात, ठीक। तो ये कुछ नहीं है, एक माना गया वजन है, ठीक है ना। ये क्या, एक माना हुआ वजन है, ठीक। और ये भी हमने माना है, माना ही ये है कि अगर 1 सेकंड में प्रकाश मतलब इतनी सॉरी इतने सेकंड में, मतलब इतने से 1 सेकंड नहीं, इतने सेकंड में, 1 बटे इतने सेकंड में प्रकाश जितनी दूरी निर्वात में तय कर लेगा, तो उसके द्वारा तय की गई वह दूरी हमारी मीटर हो जाएगी। और उसी प्रकार यहाँ पे भी माना ही है कि एक प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का एक टुकड़ा है, ठीक है ना। साइंटिस्टों ने देखा कि इतने वजन को हम 1 किलोग्राम कहेंगे, माना है वो, ठीक है ना, अपनी इच्छा से मान लिया गया, ठीक है ना। एक स्टैंडर्ड बना लिया कि इतना 1 किलोग्राम है, ठीक है ना। जिस प्रकार 1 लीटर है, तो एक छोटा सा डिब्बा डिब्बा मतलब इतने डिब्बे को 1 लीटर बना दिया गया, मान लो कि इतना डिब्बा है, इसे हम 1 लीटर मानेंगे, ये हमारा 1 लीटर है। समझ आ रही बात। तो ये सब जो मात्रक होते हैं अपनी इच्छा से माने जाते हैं, ठीक है ना, कि इतनी चीज इतने को हम एक मात्रक बोलेंगे। जैसे हमने बोल रहे, मान लो 1 सेकंड के लिए, मान लो ये 1 फुट है, मान लो 1 फुट है, माना कि 1 फुट है, हमने कह दिया 1 फुट है, ठीक है ना। मतलब उन्होंने क्या किया, इतनी लंबाई लगभग यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को उन्होंने क्या मान लिया, 1 फुट मान लिया। तो ये तो माना है ना, माना गया मात्रक, ठीक है ना। तो यही चीज है कि एक टुकड़ा रखा हुआ है, कहाँ पर, मापतौल के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो में, जो है कहाँ पर, फ्रांस के पेरिस के निकट सेवरस नामक स्थान पर है, ठीक। तो ये हो गया अपना किलोग्राम की परिभाषा। अब बात करते हैं अपन सेकंड की, कि आखिर सेकंड क्या होता है, ये क्या चीज है सेकंड, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेकंड समय का मात्रक है, ठीक है ना। और जो इसका संकेत है वो स्मॉल एस है, ठीक। अच्छा, अब सेकंड को कैसे डिफाइन किया जाए, तो 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु इतने कंपन करता है। अब ये बड़ी बात है, देखो ध्यान से सुनो, इसको क्या है, मतलब हम 1 सेकंड किसे बोलेंगे, मतलब 1 सेकंड किसे बोलेंगे, 1 सेकंड उसे बोलेंगे कि 1 सेकंड वह समय अंतराल है, ध्यान से सुना, वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में, परमाणु एक घड़ी है, परमाणु घड़ी में, साइंटिस्टों के द्वारा बनाई गई घड़ी है, ठीक है ना। घड़ी मतलब परमाणु घड़ी में सीजियम 133, अब सीजियम 133 परमाणु इतने कंपन, अगर परमाणु जो सीजियम 133 एक परमाणु में अगर वो इतने कंपन कर लेता है, तो जिस अंतराल में, जितने समय में वो इतने कंपन कर लेता है, उस समय को हम लोग क्या कह देते हैं, 1 सेकंड कह देते हैं। समझ आ रही बात, ठीक है ना। मतलब कि अगर सीजियम परमाणु, सीजियम 133 परमाणु इतने मतलब जितने समय में, क्या सुनो ध्यान से कंसेप्ट समझो, जितने समय में वो इतने कंपन कर लेता है, तो उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, 1 सेकंड कह देते हैं, ठीक है ना। और कितने कंपन करेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ठीक है ना। तो इतने कंपन करेगा, तो जितना समय लगेगा उसे इतना कंपन करने में, वही हमारा क्या हो जाएगा, 1 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात आती है केल्विन की, कि केल्विन क्या होता है, ठीक है ना। तो
तो अगर हम जहाँ तक केल्विन की बात करें तो केल्विन एक ताप का मात्रक है। बड़े ध्यान से समझना, केल्विन क्या है? एक ताप का मात्रक है और इसका संकेत के है। इसका संकेत क्या है? के है इसका संकेत। देखो अब केल्विन को समझते हैं कि आखिर केल्विन होता क्या है। समझो ध्यान से, जल के त्रिक बिंदु के जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप के जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16वें भाग को एक केल्विन कहते हैं। मतलब क्या है कि जो जल का त्रिक बिंदु होता है ना, त्रिक बिंदु जहां पर जल क्या होता है, जो जब पानी होता है वो संतुलन अवस्था में रहता है, मतलब वाष्प भी है वहां पर, वाष्प वहां से चल के द्रव और बर्फ। मतलब त्रिक बिंदु उसे ही तो कहते हैं जिस पॉइंट पे जल तीनों अवस्थाओं में हो, एक प्रकाश कहां पर हो, तीनों अवस्थाओं में हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? त्रिक बिंदु। तो अब देखो तापमान, सुनना ध्यान से, ऊष्मागतिकी के ताप जैसे एक केल्विन क्या होगा, बड़े ध्यान से समझना कि जितना ताप यहाँ पर होगा, समझना ध्यान से, जितना ताप यहाँ पर होगा उसके इतने विभाग को, उसके इतने विभाग को एक केल्विन कह देते हैं। समझ आ रही बात? कैसे? फिर से समझो एक बार। जैसे मान लो, देखो द्रव क्या होता है? एक ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं, मतलब द्रव का एक त्रिक बिंदु होता है। और त्रिक बिंदु क्या होता है? मतलब वह पॉइंट, त्रिक बिंदु वह पॉइंट होता है जिस पर जल तीनों अवस्थाओं में होता है, ठोस, द्रव, गैस, मतलब तीनों अवस्थाओं में होता है। उस पॉइंट को हम लोग क्या कह देते हैं? क्या कह देते हैं? त्रिक बिंदु कहते हैं। और उस पॉइंट पर उस समय जितना ताप होता है उसका इतनेवा भाग, मतलब 273.16वां भाग क्या कहलाता है? एक केल्विन कहलाता है। समझ आ रही बात? ठीक, समझ आ रही बात? तो इतनेवा भाग क्या कहलाता है? एक केल्विन कहलाता है। ये बात आपको समझ आना चाहिए। फिर से समझो एक बार, फिर से दोहराते हैं। जैसे वह ताप जिस पर जल तीनों अवस्थाओं में रहता है, वह ताप जिस पर जल तीनों अवस्थाओं में रहता है, तो उस ताप का, समझो ध्यान, उस ताप का 273.16वां भाग एक केल्विन कहलाता है। ठीक है ना? ऐसे आपको समझना है। अब बात आती है कैंडेला। कैंडेला क्या होता है? तो कैंडेला को बता रहे हैं कि ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसे सीडी से दर्शाते हैं। इसका जो संकेत होता है सीडी होता है। ठीक है ना? ठीक है ना? हालांकि बात कर रहे हैं अपने ऐसे मात्रक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? सीडी से दर्शाते हैं। अब ये होता क्या है उस पर विचार करते हैं, ठीक है ना? चलिए, जब 540 गुणे 10 की घाते 12, समझना ध्यान से, 540 गुणे 10 की घाते 12 हर्ट्ज आवृत्ति का कोई प्रकाश स्रोत किसी दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन विकिरण तीव्रता का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो उस दिशा में उस प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला कहलाती है। समझ ध्यान से, जब 540 गुणे 10 की घाते 12 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश, मतलब ध्यान से सुनना, यहाँ पे प्रकाश कितना होना चाहिए? इतनी आवृत्ति का प्रकाश, इतने हर्ट्ज की आवृत्ति का प्रकाश स्रोत जब किसी दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन विकिरण तीव्रता का एक
वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है। जब इतने वॉट प्रति स्टेरेडियन विकिरण तीव्रता का एक वर्णी प्रकाश, क्या एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो उसे उस दिशा में उस प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला कहलाती है। समझ आ रही बात? फिर से समझो। जब 540 गुणे 10 की घाते 12 हर्ट्ज आवृत्ति, मतलब इतने हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश स्रोत किसी भी दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन विकिरण तीव्रता का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो उस दिशा में उस प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला कहलाती है। ठीक है, ठीक, ये हो गया। इसके बाद आगे देखो, एम्पियर। भाई एम्पियर क्या होता है? तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ये धारा का मात्रक है। किसका मात्रक है? एम्पियर धारा का मात्रक है। दूसरी चीज, इसका संकेत ए है। क्या है? इसका संकेत ए है। ठीक, इसका संकेत क्या है? ए है। ठीक, अब बात आती है कि एक एम्पियर होता क्या है, वास्तव में इसका क्या मान होता है। ठीक है ना, समझो ध्यान से। एक एम्पियर वह विद्युत धारा है, एक एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित दो सीधे समांतर अनंत लंबाई और नगण्य वृत्तीय परिच्छेद वाले तारों में प्रवाहित होने पर उनके मध्य प्रति लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। समझ आ रही बात? कहने का मतलब ये है, जैसे एक बार फिर से समझो। एक एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर, मतलब कैसा हो? निर्वात, पॉइंट पकड़ो, लाइनों को पकड़ा कभी भी हो, 1 मीटर है। निर्वात की बात हुई, मतलब निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित सीधे समांतर अनंत लंबाई और नगण्य वृत्तीय परिच्छेद वाले तारों में प्रवाहित होने पर उनके मध्य प्रति लंबाई पर जब इतने न्यूटन का बल कार्य करे, प्रति लंबाई पर इतने न्यूटन का बल कार्य करे, यानी 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाती है? 1 एम्पियर धारा कहलाती है। ठीक, चलिए आगे। मोल क्या होता है? मोल, ठीक है ना, मोल की परिभाषा क्या है या मोल होता क्या है? चलिए बात करते आगे। देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि यह पदार्थ की मात्रा है, यह पदार्थ की मात्रा का मात्रक है, यह पदार्थ की मात्रा का मात्रक है, इसका संकेत मोल है। ठीक है, मतलब ये है, मोल मतलब पदार्थ की मात्रा है, कुछ नहीं, एक मात्रा है, पदार्थ की मात्रा का मात्रा। तो एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के परमाणुओं की संख्या, अब सुनना ध्यान से, एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है, एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के परमाणुओं की संख्या, मतलब अब सुनना ध्यान से सुनना, उस पदार्थ के परमाणुओं की संख्या कार्बन 12 के, देख लो ध्यान से, कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणु की संख्या के बराबर होती है। मतलब क्या है कि एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के परमाणुओं की संख्या
पदार्थ में परमाणुओं की संख्या कार्बन 12 के परमाणु 0.012 किलोग्राम में परमाणु की संख्या के बराबर होती है, मतलब इनकी संख्याओं के बराबर होती है। ठीक है ना, तो उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, एक मोल कह देते हैं। ठीक, तो मतलब क्या है, इस संख्या के बराबर, इसके बराबर उस पदार्थ में पदार्थ की मात्रा का जो उस पदार्थ की मात्रा जो होना चाहिए उसमें कितने परमाणु होना चाहिए, ये वाला उस पदार्थ में परमाणु की संख्या इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे 1 मिनट के लिए समझो, जैसे मान लो इसमें कितने 1 मिनट के लिए, जैसे इसमें मान लो कार्बन में 10 परमाणु हैं, कितने हैं, 10 परमाणु हैं, समझना ध्यान से। तो उसमें भी उस पदार्थ की मात्रा में भी कितने होना चाहिए, उसमें भी 10 परमाणु होना चाहिए, तभी वो एक मोल कहलाएगा। ठीक है ना, जैसे इसमें कितने, मान लो 1 सेकंड के लिए कि इसमें 10 परमाणु हैं, 10 परमाणु मतलब परमाणु की संख्या 10 है मान लो, तो उस पदार्थ के उसमें जो जिसके हमें मापना है मोल, उसमें भी कितने, उस पदार्थ में भी कितने होना चाहिए, 10 परमाणु होना चाहिए उनमें भी, तो वो क्या हो जाएगा, 10 परमाणु बराबर 1 मोल। समझ आ गया, एक एग्जाम्पल लिया जस्ट। ठीक, तो इस तरीके से अब इसका वास्तविक जो मान होता है वो होता है ये, मतलब अगर हमारे पास 6.022 × 10⁻23, मतलब अगर किसी पदार्थ में इतने कण हैं या इतने परमाणु हैं तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एक मोल कहलाएगा। समझ आ रही बात, ठीक है ना, क्या कहलाएगा, एक मोल कहलाएगा। अब ये बात किसने कही थी, एवोगैड्रो ने कही थी। ये बात किसने कही थी, एवोगैड्रो ने कही थी। इस वजह से इस संख्या को ही एवोगैड्रो संख्या कह दिया गया है। ठीक, इस वजह से इस संख्या को ही क्या कह दिया गया है, एवोगैड्रो संख्या कह दिया गया है। ठीक है ना, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो चलिए इसको अपन स्टार्ट करते हैं। अपन ने देखिए मूल मात्रा देख ली, अब पूरक मात्राओं की बारी है। तो हमने जैसा कि देखा था कि 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करें रेडियन कोण की, कि एक रेडियन कोण क्या होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक रेडियन जो होता है वो किसका कोण होता है और वास्तव में होता क्या है। ठीक है ना, बड़ी डिटेल में समझते हैं। देखिए होता क्या है, सबसे पहले हम बता दें कि ये क्या होता है, एक समतलीय कोण का मात्रक है। किसका, एक समतलीय कोण का मात्रक है, और इसका जो संकेत होता है वो होता है आरडी, रेडियन। ठीक है ना, एक रेडियन वह कोण है जिसे वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर लंबाई का कोई चाप वृत्त के केंद्र पे अंतरित करता है। इसको समझो क्या है चीज, देखो एक रेडियन हम कब बोलेंगे। ठीक, जैसे हमारे पास, जब हमने पहले ही बोला कि समतल कोण का मात्रक है, पहली चीज किसका मात्रक है, समतल कोण का मात्रक है। कोई भी कोण हम अगर एक प्लेन में बनाते हैं, जैसे ये बोर्ड है तो एक प्लेन है, 2D चीज है, और 2D मतलब एक समतल पर बनाया गया कोण, ठीक है ना, बनाया गया कोण का मात्रक एक रेडियन कहलाएगा। समझ आ रही बात, ठीक है। जैसे हमने मान लो हमारे पास एक वृत्त है, ठीक, ये हमारे पास एक वृत्त है, इसका केंद्र मान लो ये है। अब हमारे पास एक निश्चित चीज है, यहाँ पे निश्चित पॉइंट है ए, ठीक है ना, और इसकी जो त्रिज्या है वो है आर। समझना बिल्कुल ध्यान से। अब देखो एक रेडियन क्या होगा, बड़े ध्यान से समझना। जैसे यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, आर है, और इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये है और एक ये है। अब सुनो, ये सुई हम इतनी घुमाएं कि जो इसकी जो नोक है ना, ये वाली नोक उतनी दूर पहुंच जाए यहां से जितनी ये त्रिज्या की लंबाई है। कितनी दूर पहुंच जाए, उतनी दूर पहुंच जाए, मतलब इतनी दूर ले जाओ कि जो इसका जो चाप है, मतलब यहां से यहां मान लो ये पॉइंट यहां से यहां
ये भी कितनी होना चाहिए आर। अगर ये और ये आर हो जाए तो जितना कोण बनेगा, मतलब इस सुई को यहां से यहां तक आने में, पॉइंट बी तक पहुंचने में उसे जितना कोण बनाना पड़ेगा वह कोण एक रेडियन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? वही कोण क्या कहलाता है? एक रेडियन कहलाता है। ठीक, अच्छा इसे नाम दे दिया हमने एल। किससे नाम दे दिया? एल से। ठीक है ना। अब यहाँ पे वही चीज हो रही है कि एक रेडियन कोण होता क्या है? जब हम वृत्त की त्रिज्या या वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या के बराबर बराबर चाप खींचे और उस चाप को खींचने में जो कोण बनेगा वही एक रेडियन कहलाएगा। वही कोण क्या हो जाएगा? एक रेडियन कहलाएगा। समझ आ रही बात? तो ये होता है एक रेडियन का कंसेप्ट। ठीक, कि आखिर एक रेडियन कैसे बनता है। ये तो हो गया एक रेडियन की बात। ठीक है ना, कि एक रेडियन वह कोण है जिसे वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर लंबाई का कोई चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा? एक रेडियन कोण हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो ये चीज हमने यहाँ पे समझा दी है। जैसे मान लो हमारे पास कोई वृत्त है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो r है। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक पॉइंट A है और यहाँ से यही सुई इतनी दूर पहुंच गई कि इसने r दूरी तय कर ली, यहाँ पॉइंट P पर पहुंचकर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास थीटा और ये हो जाएगा L। ठीक, तो चाप बराबर कोण क्या हो जाएगा? मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास कोण बराबर चाप बटी त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटी में त्रिज्या, ये आ जाएगा। ठीक, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो थीटा बराबर आ जाएगा एल अपॉन में आर। ठीक, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। थीटा का मान आ जाएगा एल बटे में आर। समझ आ रही बात? अब एक बात बताओ, थोड़ी बात समझना, कि हमारे पास अगर ये दोनों बराबर है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। क्या हो जाएगा? 1 रेडियन। मतलब ये हो जाएगा थीटा बराबर 1 रेडियन। ये होता है 1 रेडियन। रेडियन। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ क्या कंडीशन है। देखो यहाँ पे ये कोण है, दूसरी पूरक राशि का कोण है एक स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन जो कोण होता है वो होता है घन कोण का मात्रक होता है। स्टेरेडियन किसका मात्रक होता है? घन कोण का मात्रक होता है। तो सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि घन कोण होता क्या है। क्या होता है घन कोण? तो हम बात करें यदि कि घन कोण होता क्या है, तो देखिए घन कोण की यदि बात की जाए तो बिल्कुल ध्यान से समझना, कोई गोलीय पृष्ठ अपने केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। ठीक है ना, इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे गेंद जो होती है, गेंद यहाँ पर बना देते हैं गेंद। गेंद मान लो यहाँ पर टेढ़ी बन गई गेंद यार। ठीक, ये गेंद है। अब समझना ध्यान से, देखो ध्यान से सुनना थोड़ा सा। होगा क्या, अब मान लो ये गेंद एक ऐसी मिट्टी, गीली मिट्टी की गेंद है। समझना ध्यान से, क्या ये मिट्टी गेंद है? एक गीली मिट्टी की गेंद है, इसका केंद्र ये है। हम क्या करते हैं, इसके सामने से एक जो अपनी जो कोन होती है ना, आइसक्रीम वाला कोन, वो आइसक्रीम वाला कोन हम इसमें नीचे धसा देते हैं। कहाँ तक? इस केंद्र तक। गीली मिट्टी की गेंद है, कुछ भी मान सकते हैं। ऐसी मिट्टी की गेंद है कि वो हमने धसा दी। ठीक है ना, अब हमने यहाँ से धसाना स्टार्ट किया,
बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया कंसेप्ट बता रहे हैं ये। अब ये आइसक्रीम की कोण है, वो भी गोल होगी, आइसक्रीम है ना, तो वो भी गोल होगी, और ये मिट्टी की गेंद है, बिल्कुल गोल है, ठीक है ना। अब इसको हमने धसाना स्टार्ट किया, तो अगर हम धसाना स्टार्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा शेप लेगी, ऐसा लेगी ना, और ये कुछ ऐसा बना देगी, ठीक, इस प्रकार का शेप ये बना लेगी। तो अब एक बात सुनो, बात करें घन कोण की, ठीक है, ये 2D नहीं है भैया, 2D में काम नहीं चल रहा है, ये घन कोण 3D में काम चल रहा है, ठीक है ना। तो अब जो कोण यहाँ पे बनेगा ऐसा गोल, ऐसा बनेगा ना, ऐसा गोल, ऐसा, ऐसा, तो जो ये कोण बनेगा ना, जो ये कोण बनेगा ना, इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, घन कोण। यही है क्या हमारा घन कोण, ठीक। समझ आ रही बात कि घन कोण क्या होता है। जैसे मान लो एक मिट्टी की गोल गेंद ले ली, ठीक है ना, ठोस, और वो गीली है, और उसमें हमने एक क्या, एक कोण घुसा दिया, एक कोण घुसा देंगे उसके अंदर, तो एक ऐसी आकृति बनेगी, और ऐसी आकृति बनेगी, तो वो जो आकृति बनेगी, जो एंगल बनेगा, जो इस प्रकार से देखो ऐसा बढ़ता जाएगा, ऐसा 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 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये, यही हमारा क्या होता है, घन कोण होता है। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही, तो इसी को हम लोग घन कोण कहते हैं। तो अब बात करते हैं एक स्टेरेडियन की, कि एक स्टेरेडियन क्या होता है। तो वह घन कोण जिसे उस गोलीय पृष्ठ द्वारा, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के तुल्य होता है, गोले के केंद्र पर बनाया जाता है। मतलब सीधी बात यह है कि वह क्षेत्रफल, देखो एक स्टेरेडियन क्या होता है, कि वह घन का कोण जिसे उस गोलीय पृष्ठ द्वारा, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या, मतलब गोले की त्रिज्या के वर्ग के, गोले की त्रिज्या के वर्ग के, जिसका क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं केवल, कि जो क्षेत्रफल है ना, उसका क्षेत्रफल, ठीक है ना, गोले की त्रिज्या के वर्ग के तुल्य होता है, यानी समान होता है, या उसके बराबर होता है, तो होता है, तो गोले के केंद्र पर बनाया जाता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, एक स्टेरेडियन कह देते हैं। समझ आ रही बात। तो ये हो गया अपना किसके बारे में, मूल मात्रकों के बारे में और पूरक मात्रकों के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, और इसके आगे पढ़ेंगे कल, ठीक है ना। तो हम फिर कहते हैं कि आपको डेली वीडियो मिलेगी, डेली। वो एक अलग मैटर है कि कई बार नेट स्लो होने की वजह से नहीं चल वीडियो अपलोड हो पाती है, लेकिन आपको वीडियो डेली मिलेगा, ठीक है ना। तो आप जुड़े रहिए हमेशा टीएनटी क्लासेस के साथ, और ऑफलाइन भी कोशिश कीजिए आने की ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो टीएनटी क्लासेस खालापुर, पुराना गल्ला मंडी, जतारा रोड, ठीक है ना। समझ आ रही बात। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और यदि आपको स्टूडेंट्स अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करके मेरी मदद कीजिए, ठीक है ना।